नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर स्वागत करता हूं आपका। आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का टॉपिक हमने लिया है मुद्रास्फीति। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कई बार इससे प्रश्न आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। देखिए, मुद्रास्फीति जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। मैं बहुत सामान्य सी भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। मुद्रा और स्फीति। मुद्रा का अर्थ होता है रुपया या पैसा। स्फीति का अर्थ होता है प्रसार, फैला, है ना। मुद्रास्फीति को हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। महंगाई क्यों कहते हैं वो भी हम आज देखेंगे। तो देखिए, जब बाजार में बहुत अधिक मात्रा में रुपया का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, तब उस स्थिति में वस्तुओं के दाम बढ़ने लग जाते हैं। वस्तुओं के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। देखिए, दाम बढ़ रहे हैं और मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको ऐसे समझिए कि पहले आप कोई एक वस्तु खरीद रहे थे, एक वस्तु का मूल्य था 10 रुपये। उदाहरण के लिए मैं इस पेन का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये पेन पहले मैं कितने रुपए में खरीद रहा था, 10 रुपये। अब जब बाजार में बहुत अधिक मात्रा में रुपए का प्रसार हो गया तो खरीदार बढ़ जाते हैं, वस्तुएं उतनी ही रहती हैं, तब वस्तुओं के दाम बढ़ने लग जाते हैं। इससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। कैसे, अब देखिए, एक पेन जो पहले मैं 10 रुपये में खरीद रहा था, अब वही एक पेन मैं कितने में खरीद रहा हूँ, 15 रुपये। यानी ये जो 5 रुपये की आपको बढ़ोतरी दिख रही है, ये वास्तव में बढ़ोतरी मुद्रा में है कि पहले एक वस्तु बराबर 10 रुपया हो रहा था, अब एक वस्तु बराबर 15 रुपये हो गए। यानी 5 रुपये मुद्रा के मूल्य में कमी आई है, मुद्रा कमजोर हुई है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। इसको और थोड़ा सा हम परिभाषिक रूप में समझते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में होने वाली वृद्धि। ठीक है, ये जो लगातार वृद्धि होती जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। जैसा मैंने बताया, पहले एक वस्तु बराबर 10 रुपया, अब एक वस्तु बराबर 15 रुपया। तो मुद्रा की जो कीमत है वो क्या हुई, कम हुई। वैल्यू जो है वो कम हुई है। ठीक है, उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। पहले 10 रुपये चुका रहे थे, अब 15 रुपये चुका रहे हैं। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहा जाता है। अब देखिए, इस एरो से समझिए, वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ती है। अब जेब में लोगों के पैसा आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वस्तुएं खरीदना चाहें, तो वस्तुओं की मांग बढ़ी। वस्तुओं की आपूर्ति चूंकि इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है, वस्तुएं उतनी ही। ठीक है, इस स्थिति में जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ने लगती है और जो मुद्रा की कीमत है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसी स्थिति को मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? चलिए, अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण क्या है, रीजन क्या क्या है, किन किन कारणों से बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मुख्यतः मुद्रास्फीति के 3 कारण। पहला, मांग आधारित कारण। मांग आधारित कारण कि भाई बाजार में सबके पास पैसा आ गया। अब जब सबके पास पैसा आ गया तो सभी लोग खरीदारी करना चाहेंगे, मांग बढ़ जाएगी। और जब वस्तुएं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की आपूर्ति उस तेजी के साथ नहीं बढ़ पाती है,
तब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि भाई वस्तुएं उतनी ही और खरीदार ज्यादा हो गए। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक प्लॉट है, सिंगल एक प्लॉट बचा है। पहले उसका कोई खरीदार नहीं था तो उसके रेट भी नहीं बढ़ रहे थे। अब सोचिए उसी एक प्लॉट के 4 खरीदार आ जाए, 4 लोग इंटरेस्ट दिखाएं कि साहब हमें ये खरीदना है, तो जो प्लॉट का मालिक है वो क्या करेगा, वो उसके दाम बढ़ाने लगेगा और जो भी ज्यादा दाम देगा वो प्लॉट उसको बेच दिया जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। उदाहरण के लिए वो प्लॉट पहले 1 लाख में बिक रहा था, अब वही प्लॉट कितने में बिक रहा है, 1.5 लाख में बिक रहा है। यानी जो 50,000 प्लॉट तो वही है पर मुद्रा 50,000 हमें ज्यादा देनी पड़ी, यानी मुद्रा के मूल्य में 50,000 की कमी आ गई। यही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। तो पहला कारण है मांग आधारित मुद्रास्फीति, यानी जब मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, उस दशा में जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसका कारण होता है मांग आधारित मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए दूसरे कारण को देखते हैं, पूर्ति आधारित कारक। अब पूर्ति आधारित कारक कई बार क्या होता है कि जितनी मांग होती है उस मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाती। अब अगर मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तब भी क्या होगा, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगेंगे। जैसा हमने बताया कि भाई मांग तो ज़्यादा है और आपूर्ति कैसी है, कम है। इस स्थिति में भी दाम बढ़ते हैं। इस कारक को कहा जाता है पूर्ति आधारित कारक। ठीक है, तीसरा कारक लागत आधारित कारक। कई बार कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण या मान लीजिए विदेशों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो उनके कारण वस्तुओं की लागत अपने आप बढ़ जाती है। जब लागत बढ़ जाती है तो वस्तुओं के मूल्य भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर डीजल महंगा होता है, ठीक है, डीजल महंगे होने से सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे डीजल और सब्जी का क्या संबंध है, तो सब्जियों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है, ट्रकों से, छोटी गाड़ियों से। अब डीजल के दाम अगर बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो सब्जियों के दाम भी क्या हो जाएंगे, स्वतः बढ़ जाएंगे। तो ये जो तीसरा कारक है ये लागत आधारित कारक। ये 3 मुख्य कारक हैं किसके, मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से। ठीक है, किस किस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। तो सबसे पहली मुद्रास्फीति रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या जिसे हम कहते हैं मंद मुद्रास्फीति, स्लो। जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है ये विकासशील देश विकसित देशों में होती है और विकसित देशों के लिए वांछित भी मानी जाती है। यानी कोई भी कंट्री अगर अपना विकास कर रही है, विकसित अवस्था में है, तो 3% के आसपास मुद्रास्फीति आदर्श मानी जाती है और आवश्यक भी मानी जाती है। ठीक है, दूसरी है चलती हुई मुद्रास्फीति। भारत जैसे देशों में चलती हुई मुद्रास्फीति पाई जाती है जिसकी दर 3% से लेकर अगर 10% के बीच है मुद्रास्फीति की दर, तो उसे हम कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। और विकासशील देशों में ये क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। लेकिन दीर्घ अवधि में यानी लंबे समय के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती। यानी बहुत लंबे समय तक अगर ये रहे तो ये गड़बड़ रहती है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, अगली मुद्रास्फीति है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब साहब ये दौड़ कौन लगा रहा है, तो जब 10% से 20% के बीच मुद्रास्फीति की दर हो तो उसे कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और ये जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है इसके लिए
मजबूत मौद्रिक और राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं सरकार को इसको नियंत्रण में लाने के लिए, वरना ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक हो जाएगी। इसी को अति मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारक भी माना जाता है। और अति मुद्रास्फीति हो गई यानी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है, चौपट हो जाती है। ठीक है, अगली है पूंजती हुई मुद्रास्फीति। तो अगर मुद्रास्फीति की दर द्विअंकीय या त्रिअंकीय हो जाती है, यानी 20 या 30 के ऊपर चली जाती है, तो उसे कहा जाता है पूंजती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, इसमें जो वार्षिक वृद्धि दर है ये अत्यंत उच्च हो जाती है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है, यानी लंबे समय अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो आप कह सकते हैं कि आगे चल के इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अति मुद्रास्फीति। अब ये देखिए, अति मुद्रास्फीति यानी जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों से अधिक हो जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? अति मुद्रास्फीति। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक है, या हम कहें ये अंतिम स्तर है। अगर यहाँ आप आ गए तो जो देश की पत्र मुद्रा है, यानी जो हमारे देश की करेंसी है, जो आपके हाथ में नोट है 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, वो सब बेकार है। समझिएगा, 1920 के दशक में जर्मनी में ये इस प्रकार की देखी गई थी, और अभी 2000 के दशक में आपने देखा जिम्बाब्वे में इस प्रकार की पाई गई। साथ ही 2016-17 में वेनेजुएला में भी इस प्रकार की मुद्रास्फीति हुई, और यह अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मतलब इस स्थिति में अगर आप सब्जी खरीदने भी जा रहे हैं तो आपको 2 बैग भर के नोट ले जाने पड़ेंगे, और एक पन्नी में आपको सब्जी लाना। ये स्थिति पूरी तरह क्या होती है? अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। तो ये थे मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। कुछ लोगों के लिए ये अच्छी भी है, कुछ के लिए ये नकारात्मक भी है। देखिए, वर्ग या क्षेत्र में हमने बांट दिया है, प्रभाव में बांट दिया है। तो जो उपभोक्ता है उसको मुद्रास्फीति से क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो हम और आप जैसे जो उपभोक्ता हैं हमारे लिए तो हानि है। पहले हमें जो चीज़ 20 रुपये में मिल रही थी अब वो हमें 50 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो उपभोक्ता के लिए हानि है। जो उत्पादक है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए क्या है? तो उसमें लाभ है। जो चीज़ वो पहले 10 रुपये की बेच रहा था वो 30 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, जो ऋणदाता है, मतलब जिसने ऋण दिया है, उसके लिए हानि हो जाएगी, है ना? ठीक है, जो ऋणी है यानी जिसने ऋण लिया है उसके लिए लाभदायक है। अब कैसे समझिए, पहले कोई टीवी मैंने EMI पर उठाई 10,000 रुपये, ठीक है, और उस समय डाउन पेमेंट मैंने 2,000 दे दिया, अब मुझे कितना देना है? 8,000 रुपये। और आज के समय में उस टीवी की कीमत 20,000 हो जाती है, तो मुझे तो 10,000 का फायदा होगा। तो जो ऋणी है, ऋणी को क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, आयात में क्या होगी? तो आयात में वृद्धि होगी। भाई कोई चीज़ हमारे देश में 60 रुपये की मिल रही है और विदेश में वो 10 रुपये की मिल रही है, तो क्या होगा? आयात बढ़ेगा। तो निर्यात क्या होगा? निर्यात कम होगा। आपके देश से कोई क्यों लेगा? आपके देश में वो चीज़ 60 की मिल रही है और वो उन्हीं के देश में वो 30 की पड़ रही है। तो आयात क्या होता है? बढ़ता है, और निर्यात क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक व्यय यानी सरकारी जो व्यय है उसमें क्या होगी? वृद्धि होती है। ठीक, व्यापारी वर्ग को इससे क्या होगी? तो व्यापारिक वर्ग को इससे क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, क्योंकि व्यापारी को जो वस्तुएं बेच रहा है वो आधी से ज़्यादा उधारी में बेचता है, लागत बढ़ जाती है, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना? तो ये थे मुद्रास्फीति के प्रभाव। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है, मुद्रास्फीति के कौन कौन से नकारात्मक पहलू हैं और किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।